तो आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन जरूरी चीज है वो होती है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी इज एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इन इंटायर ऑर्गेनिज्म। मतलब टोटिपोटेंसी इस सेल की ऐसी क्षमता होती है जो एक सेल पूरे एनिमल को डेवलप कर देगी, बना देगी। अच्छा, ये टोटिपोटेंसी की जो एबिलिटी है वो लोअर एनिमल्स में ज्यादा होती है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, पोरिफेरा हो गया और सिलेंट्रेट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का हो या फिर सेलुलर ग्रेड का हो या फिर टिश्यू ग्रेड का हो, जिसमें ज्यादा सेल्स डिफरेंशिएशन ना हो। हायर क्लास जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो टोटिपोटेंसी लॉस्ट हो जाती है। इसलिए जो हायर एनिमल्स हैं उनमें टोटिपोटेंसी की एबिलिटी नहीं पाई जाती। प्रिमिटिव एनिमल हैं जैसे प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन के केस में इस हिमालय अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। प्रोटोजोन्स के केस में इनका सेल डिवीजन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले बात आती है फ्यूजन की। नंबर 1, फ्यूजन। तो फ्यूजन इसमें क्या होता है, एनिमल 2 या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये 2-3 टाइप का होता है। नंबर 1, ए बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद दोनों पार्ट डेवलप होके इंटायर एनिमल को डेवलप कर देते हैं। अब बात करते हैं हम सिंपल फ्यूजन की। सिंपल फ्यूजन जनरली ये अमीबा में पाया जाता है। इसमें जो डिवीजन की लाइन है वो कंफर्म नहीं होती, वो किसी भी एंगल पे, यानी कि डिवीजन का एक्सिस कॉन्सिडेंस ऑफ डिवीजन एक्सिस फिक्स नहीं होता है कि वो लॉन्गिट्यूडनल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा, यानी किसी भी एंगल पे वो डिवाइड हो जाता है। तो ये जो सिंपल फ्यूजन है इसमें चूंकि एक्सिस डिवाइड फिक्स नहीं है, वो किसी भी एंगल पे हो जाएगा, यानी ना वर्टिकल ना लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, ना लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, ना ट्रांसफर डिवीजन होगा। यानी कि ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल के अलावा वो किसी भी एंगल पे डिवाइड कर सकता, तो इसमें कोई मतलब एक्सिस फिक्स नहीं है। तो ये अमीबा के केस में पाया जाता है। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में उसका जो न्यूक्लियस है साइज में बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसका न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है।
अब जब ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को लेते हुए कंस्ट्रिक्शन आ जाता है और वहां से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस को लेते हुए। यानी कि अगर हम मान लें कि ये अमीबा है और इसका न्यूक्लियस लार्ज हुआ, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो जाता है। ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसके सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन आ जाता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्टेड हो जाती और नेक्स्ट स्टेप इसका ये दो अमीबा यानी डॉटर सेल बना लेता है। तो ये सिंपल फिजन की हम लोग बात कर रहे थे। दूसरे हम बात करेंगे ट्रांसफर फिजन की। ट्रांसफर फिजन, तो ट्रांसफर फिजन में क्या होता है? ट्रांसफर फिजन में यही होता है कि जो कोइंसिडेंस डिवीजन की जो कोइंसिडेंस लाइन है वो ट्रांसवर्स होती है और ये प्लेनेरिया और पैरामीशियम के केस में पाया जाता है। पैरामीशियम एक चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर शेप्ड, और इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, मैक्रो न्यूक्लियस, और ये स्मॉल न्यूक्लियस, पैरामीशियम ये हो गया। तो इसमें जो डिवीजन होता है ये कंस्ट्रिक्शन लाइन है, कंस्ट्रिक्शन एक्सिस। तो जो ट्रांसवर्स फिजन है वो प्लेनेरिया और पैरामीशियम के केस में पाया जाता है। इसमें जो है एक्सिस जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है और जो मदर बॉडी है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन जो पाया जाता है वो यूग्लिना के केस में पाया जाता है। यूग्लिना में जो बाइनरी फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो यूग्लिना के केस में जब डिवीजन होगा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो होगा और यूग्लिना दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और दोनों हाफ पार्ट बाद में इंडिविजुअल या इंटायर यूग्लिना का रूप दे देते हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना
और वार्टिसेला। वार्टिसेला, यूग्लिना और वार्टिसेला में लॉन्गिट्यूडनल फिजन पाया जाता है। इसमें जो कोइंसिडेंस ऑफ एक्सिस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। बी, मल्टीपल फिजन। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो बच्चों, मल्टीपल फिजन के केस में ये होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म एमाइटोटिकली, यानी कि ना मियोसिस होगी ना माइटोसिस होगी। सेल डिवीजन कैसा होगा? एमाइटोटिक होगा। एमाइटोटिक का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। एक छोटा भी रह सकता है, एक बड़ा भी रह सकता है। तो उसमें जो क्रोमोस मतलब जेनेटिक मटेरियल है उसमें अनइक्वलिटी होती है, यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम उसको एमाइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो मल्टीपल फिजन के केस में क्या होगा? जो एनिमल है वो अपना न्यूक्लियस एमाइटोटिकली डिवीजन के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। उसके बाद इंटायर ऑर्गेनिज्म का जो साइटोप्लाज्म है, जो इंटायर ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म, हाँ, और ये जो एमाइटोटिक डिवीजन होता है ये विदाउट साइटोकाइनेसिस होता है मल्टीपल फिजन में। तो मल्टीपल फिजन के केस में जब एमाइटोटिक डिवीजन करके इसका न्यूक्लियस बहुत छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट जाता है, उसके बाद क्या करेगा? ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा करके और जितने भी छोटे छोटे न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और जो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो बहुत सारे मिनिएचर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगी। बाद में भी जो डेवलप होके वो एक एडल्ट इंडिविजुअल को जन्म दे देंगे, मतलब डेवलप हो जाएंगे, वेल डेवलप्ड होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ये होता है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस, तो जो मल्टीपल फिजन है ये प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बडिंग के केस में क्या होता है? हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है? जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है या कोई एनिमल हुआ, ठीक है, तो वो क्या करता है? एक स्मॉल आउट ग्रोथ होती है उसमें, बाहर साइड में, आउटर साइड में स्मॉल ग्रोथ होती है जिसको हम बड या मिनिएचर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि बाद में डेवलप होके बड़ा रूप ले लेता है और मदर एनिमल से सेपरेट हो जाता है। ऐसे जैसे कि हाइड्रा का उदाहरण है। हाइड्रा में क्या होगा? ये स्मॉल प्रोजेक्शन इसकी बॉडी में आउटर साइड में निकलेगा जिसको हम बड बोलते हैं। ये बड कहलाती है, बड बोलेंगे या मिनिएचर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। उसके बाद में इसमें ग्रोथ हो जाती है और ये साइज में बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद ये क्या होता है? जो पेरेंटल बॉडी है, जो मदर ऑर्गेनिज्म है, उससे क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट टूट के मतलब सेपरेट हो जाएगा और जहां भी गिरेगा उसके बाद में ये होल
ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये बडिंग है फ्रेंड। अब बडिंग में भी एक बडिंग का रूप है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ एनिमल के केस में ये जो बड हैं साइमल्टेनियसली काफी मात्रा में निकल आती हैं, और काफी मात्रा में निकलने के बाद ये मदर प्लांट से यानी जो पेरेंटल प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है उसे सेपरेट नहीं हो पाती। अब जब सेपरेट नहीं हो पाती तो क्या करती है, वो वहीं पे ग्रो करने लगती हैं और एक कॉलोनी का रूप ले लेती हैं। जैसे कि आउटर बडिंग ना, इसको हम बोलेंगे आउटर बडिंग। इसका एग्जाम्पल है ओवेलिया। ये सिलेंट्रेटा फाइलम का है, तो इसकी कॉलोनी पाई जाती है। तो कॉलोनी बनने का जो मेन रीजन है इसका यही है कि साइमल्टेनियसली इसमें जो आउट ग्रोथ होती है एक्सटर्नल बॉडी पे, जिसको हम बड बोलते हैं, वो इकट्ठा एक साथ हो जाती है और ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट भी नहीं होते और इनकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है। इसमें आउटर बडिंग बोलते हैं। तीसरा है इनर बडिंग। तो हम बात करेंगे इनर बडिंग की। फ्रेश वाटर स्पंज के केस में जैसे कि स्पंजिला एडवर्स कंडीशन आती है तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड लेना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, यानी कि इंसिस्टमेंट। और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर बहुत सारी इंटरनल बड छोटी छोटी बन जाती हैं और जो अब चूंकि वो आउटर कवरिंग से प्रोटेक्ट भी है और उसमें एक छोटा सा माउथ भी होता, ओपनिंग भी होती है। ये ओपनिंग है, ओपनिंग, और इसमें स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पाइक्यूल्स ये स्पाइक्यूल्स हैं और ये बड है, इनर बड। इसको हम बोलते हैं जेम्यूल। तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन एडवर्स कंडीशन में होता, किसमें होता, फ्रेश वाटर स्पंज में होता, जिसका नाम है स्पंजिला, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवर्स कंडीशन में जेम्यूल फॉर्मेशन करता है। ये इनर बडिंग का एग्जाम्पल है। दोस्तों हाइड्रा, प्लेनेरिया, ईस्ट, इन सभी में पाई जाती है। अगली बात हम करेंगे रीजनरेशन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है ये रीजनरेशन। रीजेनरेशन हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या है, एक प्रोसेस है टू गेटिंग बैक अ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए बॉडी। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से होल ऑर्गेनिज्म का बनना, ये रीजनरेशन कहलाता है। और रीजनरेशन जो है
ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से होता है। प्रोटोजोन है, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट के केस में जैसे प्लेनेरिया हो गई, हाइड्रा हो गई, रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है इनमें। तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड होके काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। अब जब काफी मात्रा में वो स्पेशलाइज्ड सेल इकट्ठा हो जाती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, वो जितनी भी टाइप की सेल्स ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, मान लीजिए 2 से 5 टाइप की, तो उसमें वो डिफरेंशिएट होने लगती है। या फिर टिश्यू 2 से 3 प्रकार का पाया जाता है, तो वो टिश्यू में डिफरेंशिएट होने लगती है। तो इस प्रकार रीजनरेशन होता है, यानी कि रीजनरेशन पावर एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसकी वजह से होता है। उसकी खासियत यह है कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड होके काफी मात्रा में एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, काफी बड़ी मात्रा में, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स में ये डेवलपमेंट कहलाता है। ये एक सेकेंड्स में होता है, ये सारा जो प्रोसेस है एक सेकेंड्स में होता है, और इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अगली हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जो है बाद में होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का हाइड्रा, प्लेनेरिया, सी स्टार और मैराइन वार्म भी। कुछ मैराइन वार्म होते हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे तो अगली हम बात करेंगे इंसिस्टेशन और स्पारुलेशन। इंसिस्टेशन क्या होता है और स्पारुलेशन क्या होता है? कभी कभी एडवर्स कंडीशन में एनिमल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो एडवर्स कंडीशन में ये एनिमल अपने चारों तरफ एक कवरिंग कर लेते हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उसका जो सिस्ट है वो ब्रस्ट हो जाती है, और न्यूक्लियाई जो है साइटोप्लाज्म के साथ में बाहर निकलते हैं और एक होल इंटायर ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। अमीबा के केस में, अमीबा में क्या होता है, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो ये फूड लेना बंद कर देता है। फूड लेना बंद होने के बाद इसका जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया विड्रॉल हो जाता है और अपने तरफ 3 लेयर्ड में कवरिंग कर लेता है। इसको हम इंसिस्टेशन बोलते हैं, यानी कि अपने आप को 3 लेयर मेम्ब्रेन से कवर कर लिया, अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लिया। इसको हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। और इसका जो न्यूक्लियस है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो आउटर कवरिंग है, जो सिस्ट है, वो ब्रस्ट हो जाती है, और इसका ये जो न्यूक्लियस थे इसके अंदर वो बाइनरी फ्यूजन करके बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, और प्रत्येक न्यूक्लियाई फिर एक छोटे से अमीबी को जन्म देता है जो ईरोडोस्पोर कहलाते हैं। ईरोडोस्पोर एक एडल्ट अमीबा बना लेता है। और यही चीज होती है फ्रेश वाटर स्पंज में, जो कि स्पंजिला है जिसका उदाहरण। उसमें क्या जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, उसमें न्यूक्लियाई नहीं, उसमें इनर बडिंग होती है। उसमें जो कवरिंग बनती है उसमें बहुत सारी बड इकट्ठा हो जाती हैं,
और उसमें एक ओपनिंग होती है। तो इन सिस्ट में, और जब ये आउटर कवरिंग ब्रस्ट होती है और उसमें से स्पोर निकलते हैं या फिर न्यूक्लियाई निकलते हैं या छोटे छोटे अमीबी निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पारुलेशन। और एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सुरक्षित रखना, ये पेरिनेशन का एग्जाम्पल है। पेरिनेशन। तो ये पेरिनेशन का एग्जाम्पल है कि एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सुरक्षित करिए और अपनी एक नई प्रोजेनी, नेक्स्ट जब फेवरेबल कंडीशन आए तो हम अर्थ को अपनी एक नई ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं। अगला मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे एनिमल और प्लांट है, फंजाई हैं, जिनमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पोर्स कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जू स्पोर। जू स्पोर की खासियत ये होती है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। और तो क्लेमाइडोमोनास के इस केस में क्या होता है? जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर क्या होता है? इसमें फ्लैजेलम पाई जाती है, यानी कि ये मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, अच्छा ये चीज है कि जू स्पोर जो होते हैं ये स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर ये भी स्पोरेंजिया में डेवलप होता है। लेकिन क्या खासियत क्या होती है? ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होता है। इसको हम एप्लेनोस्पोर भी बोलते हैं। यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर को हम एप्लेनोस्पोर भी बोलेंगे। ये नॉन मोटाइल होता है, ये डेवलप स्पोरेंजिया में ही होता है। इसका उदाहरण है राइजोपस। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ये राइजोपस, ये स्पोर है। ये कलमेला है। ये बाहर की आउटर लेयर है, आउटर लेयर। तो राइजोपस के केस में क्या होता है? एप्लेनोस्पोर पाए जाते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, और ये स्पोरेंजिया में ही डेवलप होते हैं। तीसरा है कोनिडियोस्पोर।
कोनिडिया, या फिर इसको हम बोलेंगे कोनिडियोस्पोर। इनकी खासियत ये होती है, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर, ये क्या है, स्पोरेंजिया में नहीं डेवलप होते, ये फ्रीली ऐसे ही किसी भी मेन एक्सिस पे डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद एयर में टूट के बिखर जाते हैं। इनका उदाहरण है पेंसिलियम। पेंसिलियम इसका एग्जाम्पल है पेंसिलियम। पेंसिलियम का पौधा, इस पे जो कोनिडियम बनते हैं गुरु, ये कोनिडिया है, इस पे एक्सिस होती है, उसी पे ये कोनिडिया बन जाते हैं, ये कोनिडिया है। ये पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कोनिडिया या कोनिडियोस पाए जाते हैं। इसके अलावा एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर ये फंगस में पाए जाते हैं। आज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड हैं, डिफरेंट मेथड हैं, उनके बारे में पढ़ा आज। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू।